इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक ईंट से कुछ लोगों को पीट रहा था और बड़े अच्छे से उनकी धुलाई कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह एक मायर फाइटर है। इसके बाद अगले सीन में हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो एक ऐसी जगह पर जागा था जहाँ पर टूटी हुई बिल्डिंग से थी और उसे भी पता नहीं था कि वह कहाँ पर है। तभी वह बताता कि उसका नाम लीज है और वो बेचन कॉलेज के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट है। वो कहता है कि मैंने कॉलेज की सारी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं और वह एक अच्छा एथलीट भी है। उसे आर्किटेक्चर पसंद है लेकिन उसकी दिलचस्पी एशियन आर्किटेक्चर्स में थी और वह अपने आर्किटेक्चर हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए माउंट एमे के पगोड़ा में गया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां जाने से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जब वह पगोड़ा के अंदर अपने प्रोजेक्ट का काम कर रहा था तभी वहां पर एक लामा का डायग्राम एक्टिवेट हो जाता है जिससे एक पोर्टल खुल जाता है। ओली जी उसके अंदर गिर जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बादलों के बीच है जहाँ पर कुछ टूटे हुए पिलर्स हैं। उसे पता नहीं था कि वो जिंदा है या मर गया। वो उस जगह को हेवन समझता है लेकिन वह जगह टूटकर बिखरी हुई थी और यह देखकर उसे समझ नहीं आता कि वहाँ सब कुछ टूटा हुआ क्यों है। वो आगे बढ़कर उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज आती जो उसे कहता है कि यह वली कोड। उस आवाज को सुनकर लीजिए पीछे मुड़कर देखता तो उसे एक बहुत सारे सिंहों वाला मैजिकल बिस्ट दिखता जो उसकी ओर भाग कर आता है और उसे हवा में उछाल कर अपने ऊपर बिठा ले। लीजी उस एनिमल से डर गया लेकिन तभी उस जगह के बादल हट जाते और वो मैजिकल बीस्ट एनिमल लीजी को वह जगह दिखाने लगता। लीजी भी उस जगह को देखकर हैरान हो गया क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत थी लेकिन वहाँ पर बनी बिल्डिंग्स पुरानी और टूटी हुई। थोड़ी देर घूमने के बाद वो मैजिकल एनिमल लीजी को नीचे गिरा देता और अब जब लीजी उस एनिमल को देखता है तो वो एक ब्लैक लामा में बदल गया। दरअसल वो लामा ही लीजी को मैजिकल बिस्ट एनिमल बनकर घुमा रहा। लामा को देखकर लीजी हैरान हो जाता और उसे पूछता है कि तुम कौन? तो अब वो लामा कहता है कि मैं वर्ली कोड का गार्डियन और तुम मुझे मास्टर डैक किरण कह सकते। किरण का मतलब यूनिकॉर्न होता लेकिन ये किसी भी एंगल से यूनिकॉर्न नहीं लग रहा और एक लामा की तरह ही दिख रहा है। वो लीजी से कहता है कि हजारों सालों में तुम ही ऐसे इंसान हो जिसने पगोड़ा के अंदर सेट की हुई अपॉर्चुनिटी को इसलिए तुमको चुने हुए इंसान हो जो इस एवली कोड को फिर से बनाए। मगर अब उस डाकन की बात सुनकर लीजी को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता और वो हंसने लग जाता। वह जोर से हंसकर डाकन से मैं और चुना हुआ तुम मजाक अच्छा करते। दरअसल लीजी को उस लामा पर भरोसा लेकिन फिर भी वो उसे अगर मैं वो जगह को ठीक कर लिया लेकिन मुझे वह पता ही नहीं मैं कैसे बनाऊं। लीजी की बात सुनकर उसके प्यार तुम्हें ट्रेन नीचे एक ट्रू कल्टेटर बनो उसके बाद तुम बड़ी एवली कोड को ठीक कर इसके अब वो लाओ इन रिवर्ल्ड आइल हिस्ट्री की एक बुक इसके अंदर इन साथ ही उसके अंदर हेवनली कोड को फिर से बनाने के लामा की बात सुनकर लीजी जैसे ही उस बुक को देख क्योंकि वो एक बहुत लामा लीजी को कि अब मैं तो डन जाओगी को इल्यूजनरी वर्ल्ड लामा की बात सुनकर उससे डन जाओगी के बारे में है अब कि मेरी दी हुई बुक तो अब मैं तुम्हें हेवनली कोड को ठीक करने इसके बाद ही तुम फिर से अपनी दुनिया अगर तुमने बीच में मान लो तुम दोनों दुनिया के डिवाइड में किया तुम्हारी बॉडी और कलर डार्क ग्रीन एक पोर्टल और लीजी उसके अंदर गिरा इल्यूजनरी वर्ल्ड आइलैंड में गिर जाता है। इल्यूजनरी वर्ल्ड आइलैंड में आने के बाद लीजी जैसे ही अपने आसपास देखता है तो उसे वह जगह बहुत खूबसूरत दिखती है क्योंकि वो एक मॉडर्न दुनिया से आया था जहाँ वहाँ पर बहुत पॉल्यूशन था। लीजी एवलशरी वर्ल्ड कॉन्टिनेंट में आ चुका था और उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है इसीलिए वह बोल रहा होता है कि उस लामा ने यह तो बताया ही नहीं कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। लीजिए ये सोच ही रहा था तभी डाकन उसे एक पोर्टल में से कहता है कि सबसे पहले तुम 9 बैंड मिस्टी माउंटेन में जाकर यवनली थंडर फायर सीट से फाइट करो। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। लीजी को कुछ समझ नहीं आया था लेकिन फिर भी वह सोचता है कि चलो अब मेरे पास जाने के लिए एक डायरेक्शन तो है। यह सोचकर वह आगे बढ़ने लगा था लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो लीजी को ही ढूंढ रहे थे। लीजी उनके लीडर से पूछता है कि तुम लोग कौन हो? तो कहता है कि तुमने अजीब से कपड़े पहन लिए तो तुम अपने कजन ब्रदर को नहीं पहचान पा रहे। जब तुम्हारे डेड फैमिली के हेड नहीं रहे तो उन्होंने सब कुछ तुम्हें दे दिया और साथ ही उन्होंने टाइकैंग की प्रिंसेस से भी तुम्हारी शादी का वादा किया। लीजी उस लड़के की बात सुनकर हैरान हो गया था और वो सोचता है कि मुझे पता नहीं था कि इस वर्ड में मेरा कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। वह सोच रहा तभी ली बायू जो उसका कजन था वह उसके ऊपर अटैक कर देता क्योंकि लीजी को मारकर अपनी फैमिली का यंग मास्टर बनना चाहता। लीजी उसके अटैक से बचने की कोशिश करता और बच जाता लेकिन इसके बाद अब ली बायू के साथियों ने भी उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वह सभी साथ मिलकर लीजी को मारने की कोशिश कर रहे हैं और लीजी उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी एथलीट बॉडी की मदद से भी बिना किसी बार का ली बायू के साथियों को बीट कर देता मगर अब अपने साथियों को हारता देखकर ली बायू लीजी को मारने के लिए आ जाता और अपने वेपन से लीजी के ऊपर अटैक करने लगता। लीजी को समझ नहीं आ रहा कि वो उससे कैसे इसीलिए लगातार उसके अटैक से खुद को बचा रहा। बहुत देर तक उससे बचकर भागते रहने के बाद अब ली बायू के सभी साथी भी फिर से लड़ने आ गए थे और उन सभी ने फिर से एक साथ लीजी के ऊपर अटैक कर दिया था और अब जैसे वो लिज के ऊपर अटैक करते उसके ऊपर एक शिल जाती जिससे लिजी उन सभी के अटैक से बच जाता है। जब लिज ये देखता है कि उसके पास पावर्स है तो खुश होता और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता। लीजी के ऐसा करने से उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर आती जिसका नाम जियाओ की बाहर आते ही लीजी से कहता कि आखिरकार आपने मुझे बाहर बुला ही लिया। मैं आपकी सोल स्पीड जबकि की बात सुनकर लीजी हैरान हो जाता और उसे पूछता है कि सोल स्पीड क्या होती है। तो अब जबकि से कहता कि लग्जरी वर्ल्ड कॉन्टिनेंट में कल्टेटर्स के पास अपनी स्वीट होती है और आपकी सोल स्पीड में हूँ। मेरे पास एक एशियन डिवाइन वेपन है और मैं उस डिवाइन वेपन की सोल हूँ। ये सुनकर लीजी चौंक जाता है मगर अबली बायू ने भी जबकि की बात सुन ली थी इसीलिए वह अपने साथियों से कहता है उस चीज के पास एक एशियन वेपन उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। वह सभी जबकि को पकड़ने के लिए आने लगते हैं इसीलिए अब लीज जाकी से पूछता है तुम्हारा डिवाइन वेपन कहाँ है? जल्दी करो उसे बाहर निकालो। जाओ कि इस वेपन को बाहर निकालने लगता है। इसे देखने के लिए लीजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मगर अब जबकि एक ब्रेक को बाहर निकालता
और लीज को देता है। लीजी एक ब्रेक को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि एक पावरफुल वेपन को इमेजिन कर रहा है। लिहा की उससे कहता है कि एक एशियन शनगिजन ब्रिक है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए लो और लड़ना शुरू करो। ये कहकर वह भी ब्रिक के अंदर चला जाता है। तभी अब ली बायू के साथियों ने भी लीज के ऊपर अटैक भी कर दिया, इसलिए उस ब्रेक को ले लेता है और उसकी मदद से ली बायू के साथियों को पीटने लगता है। उन लोगों से लड़ते हुए लीज को ब्रेक को यूज करना आ जाता है और वह बहुत आसानी से उन सभी को बीट कर देता है। अपने साथियों को हारता देकर ली बायू भी लीजी के ऊपर अटैक कर देता है और अब लीजी के पास वेपन आ चुका, इसीलिए ली बायू को मजे लेकर पीटता। लीसी ने ली बायू और उसके साथी को हरा दिया, वो उसे डर कर वहाँ से भाग गए, इसीलिए अब लीजी को भी उन्हें मारकर बहुत ज्यादा मजा आया था। जबकि बाहर आते ही लीजी उससे कहता, तुम्हारा वेपन तो अमेजिंग है। अब जियाओ की लीजी से कहता है, मैं ली के ट्राइब का मेंबर हूँ और हम ऐश एवली ब्रिक्स के वंशज हैं। साथ ही अब मैं आपकी सोल स्पिरिट हूँ, इसीलिए आप मेरे मास्टर हैं और जब भी आप इस ब्रिक को यूज करेंगे तो ये अपनी पूरी पावर्स को बाहर निकाल देगी, जिससे आप सभी को मार पाएंगे। जियाओ की बात सुनकर लीजी बहुत खुश होता है और कहता है, इस ब्रिक की मदद से मैं इस कॉन्टिनेंट पर उन सभी लोगों को खत्म कर दूंगा जो मेरे रास्ते में आएंगे। यह सोचकर वह बहुत खुश था। तभी वह जियाओ से अपनी करंट स्ट्रेंथ लेवल पूछता है, अभी मैं कितना पावरफुल हूँ। जियाओ उसे बताता है, आप अभी एक स्टार सोल मास्टर हैं और यह सोल कल्टीवेटर्स की सबसे निचली लेवल है। ये सुनकर लीजी हैरान हो जाता है कि वह तो बहुत कमजोर है। तभी जियाओ उसके सिर पर हाथ रखता है और उसे इवली कोर्ट में लेकर आ जाता है। वहाँ आने के बाद लीजी जियाओ से पूछता है, हम फिर से कोर्ट ऑफ इवली में कैसे आ गए? तो जियाओ उसे बताता है, यह आपके दिमाग का सोल थॉट स्पेस है। लीजी पूछता है, क्या कोर्ट ऑफ इवली मेरे माइंड के अंदर है? जियाओ बताता है, आपके माइंड और कोर्ट ऑफ इवली के बीच एक कनेक्शन है। इल्यूजनरी वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के सभी सोल कल्टिवेटर्स के पास अपना एक सोल थॉट चेंबर होता है, लेकिन आपके केस में डार्क रिन ने कोर्ट ऑफ इवली को आपके माइंड से कनेक्ट कर दिया है, इसीलिए जब भी आपकी पावर बढ़ेगी आप यहाँ आकर बिल्डिंग्स को रिपेयर कर सकेंगे। ये सुनकर लीजी समझ गया था कि वह एक ही बार कल्टिवेट करके कोर्ट ऑफ इवली को रिपेयर कर सकता है। ये सुनकर वह एक्साइटेड हो जाता है। तभी वह जियाओ से पूछता है, सोल मास्टर क्या होता है? जियाओ बताता है, इस दुनिया में कल्टिवेटर्स की 7 लेवल्स हैं, जो 1 स्टार से 7 स्टार तक है। उनका नाम है सोल अप्रेंटिस, सोल मास्टर, सोल ग्रैंड मास्टर, सोल वेनरेबल, सोल सॉवरिन, सोल किंग, सोल पैरागन। इसके बाद 8 स्टार सोल सुप्रीम आते हैं और फिर 9 स्टार सोल एनिमल। लीजी उदास हो गए क्योंकि वह अभी बहुत कमजोर था और लोवेस्ट लेवल पर था। उसे लगा कि उसे हेवन कोर्ट को पूरा करके घर जाने में बहुत वक्त लगेगा। जियाओ कहता है, आप चिंता मत कीजिए मास्टर, मैं आपके साथ हूँ और इसका मतलब ये है कि आपके पास कंस्ट्रक्शन करने का टैलेंट है। ये सुनकर लीजी खुश होता और उसे याद आता है कि वह एक आर्किटेक्चरल जीनियस है, इसीलिए उसे कोर्ट ऑफ इवली को बनाने के लिए चुना गया है। ये सोचकर अब वह जियाओ से कहता है, मेरी आर्किटेक्चर स्किल देखकर देखने वालों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें 9 मिस्टी माउंटेन पर जाना है। इसलिए अब जियाओ लीजी को इल्यूजनरी लैंड और अपने माइंड में आना जाना सिखाता है। फिर वह इल्यूजनरी लैंड में आकर मिस्टी माउंटेन की ओर जाने लगते, लेकिन उससे पहले जियाओ लीजी का आउटफिट वहाँ के नॉर्मल लोगों की तरह कर देता है ताकि उसे रास्ते में परेशानी न हो। इसके बाद दोनों मिस्टी माउंटेन की ओर जाने लगते और निकलते हुए एक लड़की रेनडियर पर बैठकर आती और लीजी को देखकर खुश हो जाती। दरअसल यह लड़की लीजी की कजिन थी और उसकी बुआ की बेटी थी, मगर लीजी को नहीं पता था कि वह कौन। लड़की लीजी को अपना इंट्रोडक्शन देती और कहती है, मैं तुम्हारी कजिन लिंग लॉन्ग हूँ। मेरी मॉम को पता चल गया था कि तुम मुसीबत में हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक रेनडियर और कुछ सामान भेजा। जब से तुम्हारे डैड गायब हुए हैं, सेकंड अंकल फैमिली के एक्टिंग हेड बन गए और मुझे लगता है वह तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से यह कहकर वह लीजी को रेनडियर पर बैठा देती और फिर अपने रेनडियर पर बैठकर उसे फ्लोटिंग सिटी तक लेकर जाने लगती। इसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब वे फॉरेस्ट सिटी की ओर जा रहे, तभी उनके ऊपर एक स्कॉर्पियन अटैक कर देता है, जो एक 2 स्टार मॉन्स्टर था। वह लीजी के पीछे था, लेकिन लिंग लॉन्ग उसे अपने ऊपर अटैक करने के लिए आकर्षित करती और लीजी को वहाँ से भागने के लिए कहती, लेकिन लीजी लिंग लॉन्ग को छोड़कर नहीं भागता और अपनी ब्रिक को बाहर निकालकर उससे स्कॉर्पियन पर अटैक कर देती। लीजी उस स्कॉर्पियन को मारने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्कॉर्पियन नहीं मर रहा था। वह लीजी को मारने के लिए आया था और उसका पीछा कर रहा था। लीजी भी उससे बचकर भागता है, लेकिन वह कई बार उससे बाल बाल बचता है। इसके बाद लीजी और लिंग लॉन्ग प्लान बनाते हैं और एक साथ मिलकर स्कॉर्पियन को मारने की कोशिश करते हैं। लीजी उस स्कॉर्पियन को अपने पीछे बुलाता है और लिंग लॉन्ग एक पेड़ के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर अपने एरो से अटैक करती है। इसके बाद लीजी अपनी ब्रिक की पूरी पावर्स से उस स्कॉर्पियन को मारने की कोशिश करता है और उसे मार देता है। स्कॉर्पियन के मरने के बाद लीजी की ब्रिक उसकी ब्लड स्पिरिट शैडो को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन लीजी को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। मगर लिंग लॉन्ग उसे बताती है कि उसकी ब्रिक ने स्कॉर्पियन की ब्लड स्पिरिट शैडो को एब्जॉर्ब किया है और अब वो ब्रिक भी रेड कलर की हो गई थी। इसका मतलब था कि अब स्कॉर्पियन की पावर्स भी ब्रिक में आ गई थी। लिंग लॉन्ग उसे बताती है कि जब भी कोई फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टिवेटर किसी वाइल्ड मॉन्स्टर बीस्ट को मारता है तो वह उसकी ब्लड स्पिरिट शैडो को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे उसे यूनिक स्किल्स मिलती है और वह बाद में उन्हें मदद के लिए बुला सकता है। वह लीजी से पूछती है कि आज तक तुमने कल्टिवेशन नहीं की, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सुनकर लीजी उसे झूठ बोल देता और कहता है कि मैं एक मैजिकल फाइट लड़ा था जिसकी वजह से मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद मिली। तभी वहाँ पर ली बायू भागता हुआ आता है और वहाँ आकर गिर जाता है। जैसे ही वह स्कॉर्पियन को मरा हुआ देखता है वह रोने लग जाता है, क्योंकि वह स्कॉर्पियन उसका पेट था और उसी ने अपने स्कॉर्पियन को लीजी को मारने के लिए भेजा था। ली बायू स्कॉर्पियन के पास जाकर रोने लग जाता है। यह देखकर लीजी और लिंग लॉन्ग समझ जाते हैं कि ली बायू ने ही उन्हें मारने के लिए उस स्कॉर्पियन को भेजा। लीजी ली बायू से कहता है, मैं आज यहाँ आया और तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। ली बायू को गुस्सा आता और वह कुछ भी बताने से मना कर देता, लेकिन
ली बायू का मुंह खुलवाने के लिए लीजी अपनी ब्रिक को बाहर निकालता है और उसे ली बायू के ऊपर अटैक करता है। ब्रिक अटैक करने से पहले ही ली बायू डर जाता है और सब कुछ बताने के लिए मान जाता है। वह लीजी को बताता है, जब तुम्हारे डैड तुम्हारी कल्टिक सोल के लिए मेडिकल ढूंढते हुए गायब हो गए तो हमारा क्लैन दिन ब दिन बिखरता जा। मेरे डैड बस एक एक्टिंग है। जब वह टाइकांग सिटी की लिन फैमिली से मिले तो उन्होंने सुना कि लिन फैमिली का यंग मास्टर लिन सोंग टाइकांग सिटी की कंट्री मैजिस्ट्रेट से प्यार करता है, लेकिन उनके बीच तुम आ गए थे क्योंकि तुम्हारी कंट्री मैजिस्ट्रेट के साथ एंगेजमेंट हो गई थी, इसलिए उसने तुम्हें मारने के लिए कहा। सच्चाई सुनकर लीजी उसे जिंदा छोड़ देता और लिंग लॉन्ग के साथ वहां से चला जाता। लिंग लॉन्ग उसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में लेकर जा रही थी। अगले सीन में ली फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लीजी के डैड का छोटा भाई फैमिली हेड बनकर लीजी को मारने की पूरी प्लानिंग कर रहा होता। उसका नाम लीजुश था और वह लिन फैमिली के साथ मिलकर लीजी को मारने की प्लानिंग कर रहा। तभी वहाँ लिया, जो लिंग लॉन्ग की मॉम थी और ली जेसन की सिस्टर थी, वहाँ जाती और कहती है, तुमने लीजी को यहाँ से निकाल दिया, फिर भी उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे? लीजुश लियान से कहता है, मुझे अपनी फैमिली को ड्रैगन किंगडम की सबसे पावरफुल फैमिली बनाना, इसलिए मैं लिन फैमिली के साथ मिलकर ये सब कर रहा हूँ। लियान उसे ये सब करने से मना करती है, लेकिन वह नहीं मानता और लियान को भी पीट कर अपने सोल्जर्स से उसे ले जाने के लिए बोल देता। अब लीजुश वहाँ पर अकेला था, मगर तभी वहाँ लिन सोंग। अब हम लिन फैमिली के यंग मास्टर लिन सोंग को देखते हैं, जो लीजुश के पास आया था। वह लीजुश से कहता है कि लीजी की कुछ महीने पहले ही प्रिंसेस से सगाई हुई है, अगर हमने जल्दी उससे पीछा नहीं छुड़ाया तो प्रिंसेस मेरे साथ रहने में कंफर्टेबल कैसे महसूस करेगी। अब लीजुश लिन सोंग से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि लीजी मेरे भेजे 2 स्टार स्कॉर्पियन को मार देगा। यह सुनकर लिन सोंग उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे ही उसे मारना होगा। यह कहकर वह टोंग चिंग नाम के अपने एक साथी को उसे ढूंढकर मारने के लिए कहता है। अब उसका वफादार साथी लीजी को मारने के लिए वहां से निकल जाता है। उन्हें पता था कि लीजी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की ओर जा रहा है और वह विंड वैली से होकर गुजरेगा, इसलिए अब वो वहीं जाकर उसका इंतजार करने का प्लान बनाता है। इसके बाद हमें लीजी और लिंग लॉन्ग को दिखाया जाता है, जो एक डेजर्ट के पास पहुंच चुके थे। वहां जाकर लिंग लॉन्ग रेंडियर पर से उतर जाती है। वह लीजी को आगे का रास्ता बताती है और कहती है कि आगे आपकी विंड वैली मिलेगी और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में जाने का बस यही रास्ता है, मैं आपको यहीं तक लेकर आ सकती, इसके आगे आपको अकेला ही जाना होगा। मेरी मॉम अभी भी कर्ण अंकल के कब्जे में है, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर लीजी उसे कहता है कि मैंने ली बायू को पीटा है और उनका भेजा स्कॉर्पियन भी मारा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अब मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंस चुकी हो। यह सुनकर लिंग लॉन्ग उसे कहती है कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, मुझे तो कुछ दिन पहले ही सेकंड अंकल ने पनिश किया, इसलिए मुझे आदत हो गई है। मैं तो आपको ड्रैगन किंगडम का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनते देखना, मुझे और मेरी मॉम को आपके वापस आने का इंतजार रहे, हमारे लिए बस आप ही फैमिली के हेड हो, इसलिए आपको जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। ये कहकर वह लीजी को वहाँ से भेज देती है। इसके बाद लीजी रेंडियर पर बैठकर विंड वैली में पहुंच चुका था, जहाँ पर उसे बहुत सारे रिफ्यूजी लोग दिखते जो भूख और प्यास से तड़प रहे। इन्हें देखकर लीजी को बहुत बुरा लगता और वह सोचता है कि इल्यूजनरी वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के लोगों की जिंदगी तो बहुत खराब है। लीजी की यह बात सुनकर जिया कहता है कि जैसे ही आप कोर्ट ऑफ हेवन को पूरी तरह से रिपेयर कर देंगे, इन सब की जिंदगी भी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लीजी आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वर्ल्ड कॉमर्स अलायंस का काफिला आता है और उन सभी रिफ्यूजी के पास आकर रुक जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो उस घोड़ा गाड़ी के अंदर से रिफ्यूजी को देख रही थी। वह अपने साथ चल रहे अपने बॉडीगार्ड अंकल लियान से रुकने के लिए कहती और उन रिफ्यूजी को थोड़ा खाना देने के लिए कहती। पहले तो अंकल लियान उसे मना करते हैं कि हमारे पास ज्यादा खाना नहीं और अब भी हमारा 3 दिन का सफर बचा हुआ, अगर हमने इन्हें खाना दे दिया तो हमें भूखा रहना पड़ सकता। लेकिन वह लड़की नहीं मानती, इसलिए लियान को उन्हें खाना देना ही पड़ता। लियान उन सभी से कहता है कि मिस जी तुम सबकी मदद करना चाहती हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें खाना देने के लिए कहा। यह कहकर वह उन सभी को कुछ रोटियां देता, लेकिन वे सभी उन रोटियों के लिए झगड़ने लगते और एक दूसरे से छीनने लगते। तभी एक छोटी बच्ची उन सभी के बीच से एक रोटी लेकर अपनी माँ के पास आ जाती और उसे रोटी खाने के लिए दे दे, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आकर उनकी रोटी छीन लेता और खुद खाने लगता। यह देखकर वह लड़की, जिसे लियान मिस ची कह रहा था, लियान से बच्ची की मदद करने के लिए कहती, लेकिन लियान कहता है कि आप सभी लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन उनकी किस्मत में यह नहीं लिखा है, हमें उन्हें उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए, आप उन सभी लोगों की मदद नहीं कर सकती। मगर अब शी फेंग कहती है, मैं सबकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मेरे सामने जो भी होगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। ये कहकर वह लियानो को उस बच्चे की मदद करने के लिए भेजती है, लेकिन लिन के जाने से पहले ही अब लिज उस बच्चे की मदद के लिए आ जाता है। वह उस आदमी जिसने उस बच्चे की रोटी चुराई थी को पीट कर उससे रोटी ले लेता है। वह सभी लोगों को रोटियों के लिए लड़ने से रोकता है और अपनी बैग खोलकर उसके अंदर से अपना खाना निकालकर उन्हें दे देता है, जिससे सभी को बराबर खाना मिल जाता है। अब यह देखकर सभी लोग खुश होते हैं। साथ ही लिज उस आदमी को भी एक रोटी दे देता है जिसने बच्ची से रोटी छीनी थी, इसीलिए वह आदमी भी लिज को शुक्रिया कहता है और बहुत खुश होता है। इसके बाद लिज अपने रेनडियर पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे जाते हुए शी फेंग भी देख रही होती है। वह लिज से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाती और लिज वहाँ से चला जाता है। तभी हमें टोंग चांग को भी दिखाया जाता है, जिसने लिज को देख लिया था और वह रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था। लिज जब एक विंड वैली के बीच पहुंचता है, तब वह झाओची से बातें करता हुआ जा रहा था। झाओची लिज को बताता है कि घोड़ा गाड़ी से एक खूबसूरत लड़की आपको देख रही है। झाओची की यह बात सुनकर लिज खुश होता है और अपनी तारीफ करने लग जाता है। मेरा चेहरा ही इतना अच्छा है कि हर कोई मुझे देखकर मेरा पीछा करने लगता है। तभी वहाँ पर टोंग आ जाता है और लिज के आगे आकर खड़ा हो जाता है। लिज झाओची से पूछता है, ये कौन है? तो झाओची कहता है, शायद ये भी आपके चेहरे को देखकर आपके पीछे आ गया। झाओची की बात सुनकर लिज मुस्कुराता है, मगर तभी टोंग चांग
चांग उसके ऊपर अटैक करके उसके रेनडियर को मार देता है और लिज के ऊपर भी अटैक करने लगता है। लेकिन अब लिज अपनी ब्रेक को बाहर निकालकर उसकी मदद से टोंग चांग के अटैक से बच जाता है। ये देखकर टोंग चांग लिज से कहता है, तुम मेरे अटैक से बच गए, इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारा शिकार करने में मजा आने वाला है। ये कहकर वह लिज के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। वह अपने बैट सोल स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसे लिज के ऊपर अटैक कर देता है। इसलिए अब लिज उस स्पिरिट को ब्रेक की मदद से रोकता है। तभी झाओ की लिज को बताता है, आप ब्रेक के अंदर से स्कॉर्पियन की ब्लड शैडो को बाहर निकालने की कोशिश करो। ये सुनकर लिज ऐसा ही करता है और स्कॉर्पियन ब्लड शैडो की कंट्रोल स्किल से टोंग चांग के ऊपर अटैक करता है। उस अटैक से ओपोनेंट कुछ वक्त के लिए पैरालाइज हो जाता है, इसीलिए अब टोंग चांग भी पैरालाइज हो जाता है। ये देखकर लिज बहुत खुश होता है और उसके पास जाकर उसे पंच मारने लग जाता है, मगर कुछ ही देर में उसके अटैक का असर खत्म हो जाता है और टोंग चांग फिर से हिलने लग जाता है। टोंग चांग अब फिर से अपने बैट स्पिरिट को बाहर निकालता है, लेकिन तभी झाओ की ब्रेक के अंदर से स्कॉर्पियन की स्पिरिट को बाहर निकाल देता है, बैट के ऊपर अटैक कर देती, मगर वह बैट स्कॉर्पियन स्पिरिट को खत्म कर देती और टोंग चांग लिज को पीटने लग जाता है। लिज उसके ऊपर फिर से स्कॉर्पियन शैडो कंट्रोल स्किल से अटैक करता है, लेकिन इस बार वह बच जाता है। अब वह लिज को मारने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कॉमर्स अलायंस वाली लड़की शी फेंग आ जाती है और टोंग चांग के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिससे लिज बच जाता। मगर शी फेंग भी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, इसीलिए टोंग चांग उसे बीट कर देता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी लिज अपनी कंट्रोल स्किल से उसे पैरालाइज कर देता है। इसके बाद शी फेंग उसे मारने लगती है, मगर तभी जैसे ही टोंग चांग ठीक होता है वह फिर से शी फेंग पर अटैक कर देता है। लेकिन अब लिज अपनी ब्रेक से मारकर टोंग चांग को दूर ले जाकर चट्टान पर फेंक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर लिज शी फेंग के पास आता है और लिज उसकी खूबसूरती देख पाता है। उससे पहले यह एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।